गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 626 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 626 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, बताइए। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन? मौर्यों के अधीन काम किया था सातवाहनों ने। तो सातवाहनों ने पहले जो है स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन कार्य किया। शुंग वंश के पश्चात मध्य भारत में सातवाहन वंश की स्थापना हुई और इसका केंद्र आधुनिक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र था और तथा प्रतिष्ठान या पैठन सातवाहनों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? आंध्र में। तो देखिए, सातवाहन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया। पुराणों पर आधारित कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह साम्राज्य आंध्र जाति का था जिसने भारत के दक्षिणी भाग में पैर पसारे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सबसे पहले रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? किसने व्यापार किया रोम के साथ? तमिलों और चेरों ने। ठीक है। तो सबसे पहले रोम के साथ तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर वंश है जिसका सबसे अच्छा उल्लेख है। ठीक है, जिसका सबसे अधिक उल्लेख है। और चेरों का प्रतीक चिन्ह है धनुष और राजधानी थी उनकी बंजी। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कनिष्क की राज्यसभा को सुशोभित नहीं किया? कौन नहीं रहता था कनिष्क के राज दरबार में? अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन रहते थे, वसुमित्र रहते थे। नहीं रहते थे तो वसुबंधु। तो कहाँ रहते थे वसुबंधु? तो देखिए, आचार्य वसुबंधु कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और वालादित्य के समकालिक हैं। ठीक है। अन्य सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित रहे। वसुबंधु पहले हीन यानी वैभाषिक वेत्ता थे और बाद में असंग की प्रेरणा से इन्होंने तर्क शास्त्र नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तर्क शास्त्र किसकी रचना है, तो वसुबंधु की है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या की थी? कौन था वो? शिमुख था, कनिष्क था, अजात शत्रु था या अशोक था? अजात शत्रु तो नहीं था। कौन था? अशोक। तो देखिए, सुशिम या सुशिम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था और अशोक का भाई था वो। वह सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारियों में से एक था। उत्तराधिकार के युद्ध में 274 से 270 ईसा पूर्व के आसपास सुशीम का वध अशोक द्वारा हुआ। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? हम चर्चा कर चुके हैं पहले। मैकियावली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तिरुकरल की नहीं है, कामसूत्र नहीं है, मालविकाग्निमित्र नहीं है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य। ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है, ये आदि नामों से जाना जाता है इनको। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है। यह ग्रंथ मौर्य काल और मौर्योत्तर काल की भी जानकारी देता है। अर्थशास्त्र में 30वीं शताब्दी तक की जानकारी मिलती है और अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। चाणक्य के अन्य नाम बता दीजिए। तो अभी तो बताया विष्णुगुप्त या कौटिल्य, कहीं है विष्णुगुप्त। तो देखिए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वे कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करवाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। तक्षशिला जो है वो प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है।
यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। है कहाँ ये वर्तमान में? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? बताइए कौन सी है? अर्धमागधी, सौरसैनी, मागधी या फिर अंगिका? एलिमिनेट करें, मागधी अंगिका हटा दी, बताइए कौन सी है? अर्धमागधी प्राकृत। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में या शिलालेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है और यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी, याद रखिएगा। और अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं। इन्होंने राजनीति पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? बताइए। देखिए, एक तो विक्रमादित्य था, वो अलग कहानी है। ठीक है, अशोक यहाँ उत्तर हो जाएगा सही ए। तो देखिए, भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को देवनाम प्रियदर्शी से भी संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? देवताओं को भी प्रिय हो। ठीक है, अपने सद्गुणों के कारण वे आम प्रजा के इतने प्रिय थे कि प्रजा को लगता था कि स्वयं देवता भी उन्हें पसंद करते हैं, और ऐसी धारणा जो है प्रजा में विद्यमान थी। अतः उन्हें अक्सर इस उपनाम से भी संबोधित किया जाता था और यह उपनाम उनके शिलालेखों में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए। कण्व, कुषाण, गुप्त में मौर्य वंश ही प्राचीन है। तो देखिए, मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका समय काल है 322 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार तथा सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी वंश में हुए। और मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता जो है वो समाप्त हो गई। हालांकि इसके बाद कुषाणों और सातवाहन शासकों ने क्रमशः उत्तर और दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल न हो पाए। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी फेवरेट हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार और अशोक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, किस मौर्य शासक की सेनापति द्वारा हत्या की गई? कौन था? कौन सा मौर्य शासक था वो? बिंदुसार नहीं था, बृहदत्त था। ठीक है, तो देखिए, बाणभट्ट की हर्षचरित से ज्ञात होता है कि अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहदत्त की, उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या कर दी गई। ठीक है, धोखे से हत्या कर दी और एक नवीन वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम है शुंग वंश। ठीक है, तो ये प्रश्न दूसरी तरह से ही पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? तो बृहदत्त की हत्या करके, ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की। नंबर 14 पर आ जाइए। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? देखिए, पूछ ले जाते हैं कि किसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, कौन सा धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में और धार्मिक सहिष्णुता 12वें में, द्वादश 12वां। तो 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि पर बल दिया है और 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक ना एक कारणों से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की तरफ से सिक्के ढालने वाले अधिकारी की संज्ञा थी, क्या कहा जाता था? बताइए। मौर्य काल में जो है सिक्के ढालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था?
पोतवाध्यक्ष नहीं, रूपदर्शक नहीं, संग्रहिता नहीं, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष ए। तो मौर्य काल के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, जिसमें लक्षणाध्याय टकसाल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। जो रूपदर्शक है, रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्राओं की शुद्धता की जांच करता था, और मुद्रा संचालन का अधिकार जो है वो राज्य को था, और लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था। ठीक है, यानी टकसाल विभाग का अधिकारी था वो। तो ये 15 प्रश्न थे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।